ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पावर है, बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, की। वेरी सिंपल, जैसे देखिए स्विच को ऑन करेंगे तो इस कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, करंट। तो ओम्स ने ये कहा कि देखिए हमारे पास कुछ फिजिकल कंडीशंस होता है जो कि वेरी करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर को यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट T4 आप इसको टेम्परेचर कह सकते हैं, यानी कि फिजिकल कंडीशंस, कुछ रिक्वायर्ड फिजिकल कंडीशंस होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अनचेंज मान के चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ समय के लिए जो भी फिजिकल कंडीशंस है उसको मैं अगर कांस्टेंट मान लूं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या मान लेंगे, कुछ समय के लिए कांस्टेंट कर लेते हैं। क्योंकि हर कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है उसके अकॉर्डिंग उसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा। वेरी सिंपल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ फिजिकल कंडीशंस को अगर मैं अनचेंज्ड मान लूं या थोड़ी देर के लिए कुछ फिजिकल कंडीशंस को मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। तो अगर मैंने टेम्परेचर को कुछ देर के लिए क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो उन्होंने ये कहा कि उस केस में जो भी इस बैटरी से होकर के पावर सप्लाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पासिंग थ्रू, यानी कि जो भी इस सर्किट के अक्रॉस करंट पास करेगा वो इस बैटरी के द्वारा जो पावर सप्लाई होगा उस पे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है बैटरी जितना ज्यादा पावर को सप्लाई करेगा इस सर्किट से करंट भी उतना ही ज्यादा पास होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी और सेल। आप लोग इस चीज को जानते हो तो कोई नया चीज नहीं, हम लिख भी सकते हैं सेल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम कुछ फिजिकल कंडीशंस को क्या मान के चलते हैं, जो भी कुछ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, अनचेंज मान के चलते हैं, जिसमें से मैंने मान लिया एक फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर। तो कहने का मतलब अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो उस समय जो ये बैटरी पावर को सप्लाई करेगा सर्किट के अंदर करंट भी उतना ही होगा, यानी कि जो इस सर्किट के अक्रॉस करंट का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर सप्लाइड बाय द बैटरी और सेल। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, I। तो V इज इक्वल टू हम लिख देते हैं IR। अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे जो R है ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और यही हमारा कंडक्टर का क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आप लोग जानते हो, एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। तो इसका SI यूनिट आप लोग जानते हो क्या होता है, ओम होता है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, वेरी सिंपल। आप यहाँ से जो कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर I निकालना है तो आप V/R लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना है तो V बाई क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। तो वेरी सिंपल, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप बहुत सारे एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो स्टेटमेंट हमारे पास किसका था, ओम्स लॉ का। लेकिन ये तब वैलिड है जब हम फिजिकल कंडीशंस को क्या मानते हैं, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। जस्ट लाइक टेम्परेचर को हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, कांस्टेंट, तभी जाकर के V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। यानी कि इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तरह से अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा, देखिए एक तरफ मैंने पोटेंशियल ले लिया, एक तरफ करंट ले लिया, तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए, और ये कब है, एट T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है, I। यानी कि ये हमारा पास कौन सा ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म है। क्या है ये, यूनिफॉर्म है। यानी कि आप देख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जैसे जैसे करंट वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारा पावर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी जैसे जैसे पावर वेरी कर रहा है वैसे वैसे करंट भी हमारा क्या हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल जैसे जैसे चेंज, करंट का वैल्यू भी चेंज। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट, दैट मीन्स कुछ फिजिकल कंडीशंस को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये तो चलिए ग्राफ हो गया VI का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि देखिए आप कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर को आप यूज़ करते हो तो कंडक्टर बेसिकली क्या है, एक मटेरियल है। एक मटेरियल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 100% CBSE आपको इसके ऊपर क्वेश्चन
पूछता इस पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अक्सर इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वेरी सिंपल, देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो हम पहला चीज़ क्या कह सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, जो भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, पहला चीज़ तो जो भी कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट के अंदर उसका लेंथ कितना है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो यानी कि रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो है वो उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वहीं पे दूसरा प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, जो रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एरिया कम होगा। मान के चलिए आपके पास इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मेटल का वायर है, अब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर मैं इसको खींच के 15 सेंटीमीटर कर दूंगा तो ये थिन हो जाएगा, तो इसका एरिया पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर एरिया हमारा इंक्रीज करेगा तो लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि लेंथ और एरिया दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई वायर है 5 सेंटीमीटर का, उसको खींच के आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया तो लेंथ तो डबल हो गया, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि पहले अगर एरिया उसका था 3 मीटर स्क्वायर तो अब वो घट करके कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेरी सिंपल, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरा तो आप जानते हो कि रेसिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि रेसिस्टेंस, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो तीसरा फैक्टर, आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कोई भी कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल के नेचर पे भी रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। वेरी सिंपल, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस पहले और दूसरे को यूज करूं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल चीज है कि जो भी मटेरियल है, जो भी कंडक्टर है वो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो जो मटेरियल का नेचर होगा उस पर कौन डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस। यानी कि एक तरह से मटेरियल के नेचर पे भी कौन डिपेंड करता है, अगर मटेरियल का नेचर डिफरेंट है तो हर एक का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, क्योंकि हर कंडक्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, अलग। जैसे मान चलिए कॉपर लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, तो एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस वैल्यू कुछ और है, कॉपर का कुछ और है, आयरन का कुछ और है। तो इस तरह से रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टर का मटेरियल अगर डिफरेंट है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मैं पहले इस दो कंडीशंस को, यानी कि दो फैक्टर को इंक्लूड करूं, तो फ्रॉम दिस 2 फैक्टर्स, यानी कि एक तरह से देखा जाए फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कंक्लूड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A। सिंपल सी बात है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट करूंगा, हम यहां पे लिख देते हैं ρL/A, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे देखिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव किया रो से, यही रो बेसिकली क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है। यानी कि एक तरह से रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि कोई कंडक्टर है तो किसी न किसी मटेरियल का है, किसी न किसी मटेरियल से बना है, तो जो मटेरियल है जिसका कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा। वेरी सिंपल, तो ये रो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मुझे यहां से रेसिस्टिविटी निकालना है तो बहुत ही सिंपल, मैं क्या लिख सकता हूं, RA/L। क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, RA/L। तो एक तरह से रेसिस्टिविटी जो हो गया वो RA/L हो गया। तो इसका ऐसा यूनिट आप लिख सकते हैं, देखो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर, ओम मीटर। तो यानी कि एक तरह से रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट होगा वो आप क्या लिख सकते हो, एक तरह से ओम मीटर। क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। वेरी सिंपल। अब देखिए यहां से जो रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकल के आया, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, मान के चलिए आपके पास एक वायर है, उसका लेंथ आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो एरिया उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उस केस में आपको इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जो सेक्शन अभी मैंने आपको बताया हूँ ये मोस्ट पावरफुल है। ये सेक्शन क्या है हमारे पास, मोस्ट पावरफुल है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है।
वेरी सिंपल, यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था। तो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को वर्कआउट करना, जो कि मैं अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बस आपने देखा, अगर मैं पहले दो फैक्टर को इंक्लूड करूं तो फ्रॉम 1 and 2 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाए क्या लिख दिया हमने, रो एल बाय ए। और ये जो रो है यही बेसिकली क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो अगर रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल। तो इस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए वायर ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी कि कोई वायर है वो अपने लेंथ का 3 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक वायर है उसको जो हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो उसके लेंथ के 3 गुना क्या कर रहे हैं, उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वेरी सिंपल, व्हाट विल बी इट्स, यानी कि थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। तो उसका नया रेसिस्टिविटी क्या होगा, एंड न्यू रेसिस्टेंस। वेरी सिंपल, देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है। अब इसका जो रेसिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 20 ओम, और हम उसको स्ट्रेच कितना टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो वेरी सिंपल, देखिए पहला चीज़ तो आपको ये दिमाग रखना, पहला का पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखिए कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर किसका बना है, एक मटेरियल, हर मटेरियल का अपना एक रेसिस्टिविटी होता है। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का जो रेसिस्टिविटी होगा वो वही रहेगा, ठीक है। आयरन है तो उसका अपना रेसिस्टिविटी होगा, कॉपर है तो उसका अपना रेसिस्टिविटी होगा। यानी कि एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। तो दोनों केस में चाहे उसका रेसिस्टेंस 20 ओम हो या 10 ओम हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जो उसका मटेरियल का रेसिस्टिविटी रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज, वो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड। यानी कि अगर हम कोई मटेरियल है, अगर उसके लेंथ को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो मटेरियल अगर वही है तो उसका रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हर केस में क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, अनचेंज, यानी कि रेसिस्टिविटी वही रहेगा। तो एक तरह से मटेरियल जब चेंज होगा तभी जाकर के उसका रेसिस्टिविटी चेंज होगा। वेरी सिंपल। हाँ, लेंथ को अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन कभी भी रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का चेंज नहीं होगा जब तक हम उस मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे। तो पहले पार्ट का तो आंसर निकल गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर मुझे क्या निकालना, नया रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर पहले के रेसिस्टेंस को R मान लिया तो दूसरे रेसिस्टेंस को हम R डैश, तो R डैश मुझे क्या करना है, निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मटेरियल तो वही है, तो जो रेसिस्टिविटी पहले है ρ1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ρ2। यानी कि जो पहले मटेरियल का रेसिस्टिविटी है बाद में भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी वही हो गया। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। तो पहले केस में देखिए रेसिस्टेंस को मैं क्या लिख दिया, R, एरिया हमारे पास कितना हो गया, एरिया मान के चलिए हमारे पास कितना था A, और लेंथ हमारे पास कितना था L। तो नया केस में क्या हो जाएगा, नया का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हमारे पास R डैश। अब एरिया क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ अगर 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जो नया लेंथ है, एक तरह से देखा जाए तो कोडिंग के लिए आप इसको R1 A1 और L1 मान लीजिए। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, R2 A2 अपॉन में L2। देखिए L1 अगर मेरे पास जो भी चीज़ है, L1 को अगर मैंने L मान लिया तो L2 हमारे पास कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ L, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 3 गुना हो रहा है। तो नया लेंथ यानी कि पहले का लेंथ L1 हमारे पास अगर L है तो नया लेंथ L2 कितना हो जाएगा, 3L। तो उसी के हिसाब से अगर एरिया हमारे पास A है तो A2 हमारे पास कितना हो जाएगा, A/3, क्योंकि लेंथ अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो एरिया उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। देखिए R1 की जगह मैं क्या डालूंगा, 20, एरिया की जगह क्या डालूंगा, A, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा L, R2 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, तो R2 की जगह क्या डाल दूंगा, R डैश, एरिया की जगह मैं क्या डाल दूंगा, A/3। तो 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, और L2 की जगह क्या डालूंगा, 3L, तो इंटू क्या डाल दूंगा, 3L। बस सिंपल सी बात है, केवल
ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा क्या रखना है, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो रेसिस्टिविटी मटेरियल का वही रहेगा, तो दोनों केस में रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, यानी कि स्ट्रेच करने से पहले जो मटेरियल का रेसिस्टिविटी था और मटेरियल को स्ट्रेच करने के बाद जो रेसिस्टिविटी होगा वो दोनों क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मटेरियल वही है। दोनों की इक्वेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। एरिया एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहीं से देखिए 3 3 ज़ा 9, तो 9 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 2 ज़ा 18, यानी कि डायरेक्ट जो हमारे पास नया रेसिस्टेंस निकलेगा आर डैश वो कितना निकल जाएगा 180 ओम। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो यानी कि उस मटेरियल को अगर 3 गुना उसके लेंथ को क्या करेंगे, खींच देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसका नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 ओम हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस चेंज हुआ लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, रेसिस्टिविटी अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि मटेरियल वही है। चलिए नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है करंट डेंसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करंट डेंसिटी। इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए करंट डेंसिटी, इसको हम लोग बेसिकली जे से इंडिकेट करते हैं, और ये एक अपने आप में कौन सा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो जो करंट डेंसिटी है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि करंट डेंसिटी का अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। देखिए करंट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी जिसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। नॉर्मली आप यही जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे रो जो है वो बेसिकली रेसिस्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये अलग चीज़ है। यहाँ पे डेंसिटी को भी हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं, तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो पूछा है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, तो बहुत ही सिंपल। देखिए मान लीजिए ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, वेरी सिंपल, और ये हमारे पास क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, करंट है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है हमारे पास, करंट है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है हमारे पास, करंट है। वेरी सिंपल, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर कोई भी कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा। मान लेते हैं इसका एरिया क्या है हमारे पास, ए। इसका एरिया क्या है हमारे पास, ए। वेरी सिंपल। तो जब किसी कंडक्टर से होकर के करंट पास करेगा, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड दैट एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी कंडक्टर से होकर के एक यूनिट एरिया से होकर के कितना करंट पास कर रहा है, यानी कि एक तरह से करंट डेंसिटी देखा जाए तो करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, बट दैट एरिया रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि एक यूनिट एरिया से होकर के जो करंट पास करेगा और वो एरिया जो है वो जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए ये मेरा तरफ जो है ये एरिया है, तो इसके एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया से होकर के कितना करंट पास हो रहा है वो करंट डेंसिटी देगा। लेकिन वो करंट डेंसिटी तब देगा अगर ये एरिया, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट है, जैसे मान लीजिए करंट ऐसे पास हो रहा है, तो करंट बिल्कुल कैसे पास हो रहा है, इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये जो एरिया है इस करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है ठीक उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो एरिया है इसके यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, और ये एरिया क्या होना चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक यूनिट एरिया से जो करंट पास होता है वही क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी, यानी कि फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। वेरी सिंपल। तो मान लीजिए ये करंट है, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट पास हो रहा है तो मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, एरिया। तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, यानी कि फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अगर देखा जाए सिंपली देखिए करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। वेरी सिंपल, आप इसको लिख भी सकते हो फ्लो ऑफ करंट, आई मीन्स करंट, यानी कि जो एरिया होना चाहिए वो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, अगर ये एरिया है और इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है तो ये एरिया अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो इस यूनिट एरिया से जो भी करंट पास करेगा वो क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब एरिया भी हमारा इसी डायरेक्शन। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए ना, मान लीजिए ये एक ऐसे गोल सा प्लेट है और करंट बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ पास कर रहा है, तो ये जो प्लेट है इस
करंट जो ऐसे पास कर रहा है, तो इस प्लेट के ऊपर ये करंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है ये प्लेट बिल्कुल ठीक इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक तरफ से ये एरिया है, तो इस एरिया से यानी कि एक यूनिट एरिया से होकर के कितना करंट पास करेगा, वही क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। वेरी सिंपल। इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, पहले मैंने इस तरह से रखा था, अब देखिए ये हमने डॉटेड लाइन दिखाया हूँ, रहना कैसे चाहिए था, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, इसको कैसे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर देता हूँ, एरिया को क्या कर देता हूँ, टिल्ट। अब देखिए ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हमारे पास क्या है, करंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है हमारे पास, करंट। अब थोड़ा देर के लिए समझिए, परपेंडिकुलर मेरा पास ये है और ये हमने टिल्ट कर दिया, तो इसका मतलब जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो मैंने इसको टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा एंगल पे क्या कर दिया मैंने, इसको बेंड कर दिया। तो बेंड कर दिया तो ये कौन सा क्या चीज़ कहलाएगा, ये इसका एरिया हो गया, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये एरिया है। अब ये जो एरिया है ये यहाँ पे थीटा डिग्री पे क्या है, बेंड है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर इधर एंगल बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ए एन मान लेते हैं। ए एन क्यों कहले, मतलब नॉर्मल एरिया कंपोनेंट, यानी कि ये जो ए एन का मतलब है, ये जो एरिया है इस करंट का बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसको लिख दिया ए एन, यानी कि ये एरिया इस करंट का बिल्कुल क्या है, नॉर्मली लाई कर रहा है। अब देखिए अगर मैं इस ए एन को देखूं तो ये जो ए एन है ये बेसिकली अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो थोड़ा देर के लिए समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल क्योंकि इसके साथ थीटा बना, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो हमें क्या देखना है कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका ठीक जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए एन है इस करंट का बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि एंगल भी इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ बन रहा है, यानी कि ये जो एरिया है इस करंट का नॉर्मली है, थीटा भी तो, क्योंकि देखिए थोड़ा मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए पहले एरिया ऐसे था, तो आप देख रहे हो कि जो जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है ये एरिया बिल्कुल ठीक उसके परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, तो यहां पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी कि करंट डेंसिटी आपको आसानी से दिख रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है ये एरिया ठीक उसके परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, और इस एरिया से होकर के जितना भी करंट पास होगा वो सब करंट डेंसिटी कहलाएगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया हूं, इसी चीज को थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हूं। तो अगर मैं इसको टिल्ट करूंगा तो आप देखिए जैसे ये डॉटेड लाइन जो यहां पे दिखाएं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रखा हूं ये एक्चुअली इनिशियल केस था। स्टार्टिंग में पहले ऐसे लाई कर रहा था परपेंडिकुलर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एरिया और करंट दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर है। अब बाद में जाकर के मैंने क्या किया, इसी चीज को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हूं, तो ये थीटा डिग्री पे क्या हो गया, हमने बेंड हो गया। तो यहां से जो लाइन जाएगा वो तो रिजल्टेंट होगा, तो इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। अब ये तो एंगल इसके साथ जिसके साथ एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं इसको क्या कह रहा हूं, ए एन, क्योंकि देखिए करंट बिल्कुल एकदम ऐसे पास कर रहा है, तो इधर की तरफ जो एरिया होगा, ये जो कंपोनेंट होगा, इस रिजल्टेंट एरिया का जो ये कंपोनेंट होगा, यही तो करंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट पास होगा एरिया बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो एरिया है ये नॉर्मल टू द क्या है, करंट है, लेकिन ये एक्चुअली इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए इस ए एन के जगह क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। तो अगर आप देखो करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो जे इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई बाई ए, तो यहां पे क्या लिखाएगा, ए एन। तो वेरी सिंपल, J इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। तो इसलिए जो करंट आएगा, करंट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, J ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, J वेक्टर डॉट कॉस थीटा। अब देखिए J ए कॉस थीटा आप जानते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने का कोशिश करूँ तो बहुत ही सिंपल, आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेरी सिंपल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे जे ए कॉस थीटा है तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि करंट जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए करंट को कौन सा क्वांटिटी कह देते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। करंट
क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और अगर टेंसर क्वांटिटी के तौर पे देखा जाए तो इसके पास 0 रैंक है, यानी कि कंप्लीटली टेंसर क्वांटिटी ये नहीं है। मतलब सीधी कह सकते हो, एक तरह से करंट को हम टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन वो 0 रैंक का टेंसर क्वांटिटी कहलाएगा। वेरी सिंपल। तो करंट डेंसिटी समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो। देखिए कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, कंडक्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से। ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो वेरी सिंपल, अगर कंडक्टेंस का एसआई यूनिट देखा जाए तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। वेरी सिंपल, यानी कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो ओम इनवर्स यानी कि पर ओम ही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट कंडक्टेंस का हो जाएगा। वहीं पे कंडक्टिविटी को बेसिकली हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से। और रेसिस्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। तो 1/ρ यानी कि रेसिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। वेरी सिंपल। तो अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए, यानी कि कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट देखा जाए, रो का सिग्मा का अगर मैं एसआई यूनिट देखूं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। तो ये तो हमारे पास दिख गया कि ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। तो पर रेसिस्टिविटी यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी पर ओम पर मीटर। वेरी सिंपल। और ये कुछ रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना, अक्सर न्यूमेरिकल में यूज होता है। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, रो फॉर रेसिस्टिविटी एंड J फॉर करंट डेंसिटी। यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, रेसिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, और वहीं पे करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। क्योंकि सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे क्या है, करंट डेंसिटी। और यहाँ पे जे करंट डेंसिटी, रो रेसिस्टिविटी और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रिलेशन को आपको केवल ध्यान में रखना है।